हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th चैप्टर वेक्टर्स का। देखो 11th जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन वाला था वो आपका पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गया था। अब आपका बेटा 12th और 13th वेक्टर और 3D ये दोनों रिलेटेड हैं। आपको वेक्टर समझ में आएगा तभी आपको अच्छे से 3D समझ में आएगी। देखो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स का टॉपिक। सबसे पहले पढ़ेंगे हम डायरेक्ट लाइन सेगमेंट कि डायरेक्ट लाइन सेगमेंट क्या होता है। जैसे बेटा हमारे पास कोई भी लाइन है, उस लाइन का नाम मैंने दे दिया L। डायरेक्ट लाइन सेगमेंट क्या होगा, जैसे इस लाइन पे मैंने दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ले लिया बेटा A और दूसरा पॉइंट ले लिया हमने B। तो इस L लाइन का इन दो पॉइंट के बीच का जो पोर्शन है, A से लेके B तक का जो पोर्शन है वो क्या होता है, डायरेक्ट लाइन सेगमेंट होता है। अब यहाँ पे देखो हम वेक्टर में पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं। तो मैंने इसकी डायरेक्शन ले ली A से B। इस एरो का मतलब क्या है कि हमारी डायरेक्शन क्या है, A से B, यानी कि जो इनिशियल पॉइंट है ना वो तो कौन है A, और जो टर्मिनल पॉइंट है वो हमारा क्या है B। इस डायरेक्ट लाइन सेगमेंट को हम लिखेंगे कैसे, इसको लिखा जाएगा बेटा डायरेक्ट लाइन सेगमेंट AB, और इसके ऊपर एरो का सिंबल लगाएंगे जो वेक्टर के लिए लगाते हैं। इसको पढ़ा जाएगा AB एक डायरेक्ट लाइन सेगमेंट है। यहाँ पहले A लिखने का मतलब है A इनिशियल पॉइंट है, और बाद में B लिखने का मतलब है B टर्मिनल पॉइंट है, और एरो हमेशा वेक्टर के ऊपर लगाएंगे, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, A से B है। अब इस डायरेक्ट लाइन सेगमेंट के बारे में हम तीन बातें पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है वो है बेटा आपकी लेंथ, सेकंड है स्पोर्ट, और थर्ड है सेंस। इसके बारे में तीन बातें पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट लेंथ का मतलब क्या है कि इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो इस डायरेक्ट लाइन सेगमेंट की लेंथ का काम करेगी, और उसको हम डिनोट किससे करेंगे, ए से लेके जो डायरेक्ट लाइन सेगमेंट आपका ए बी था वो ले लिया, बाहर ये मोड वाला सिंबल लगाएंगे, और इसे पढ़ते क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्ट लाइन सेगमेंट ए बी। यहाँ पे मैग्नीट्यूड का मतलब है लेंथ, कि इस डायरेक्ट लाइन सेगमेंट की इनिशियल से लेके टर्मिनल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे डायरेक्ट लाइन सेगमेंट की क्या होती है, लेंथ। और उसको मेंशन कैसे किया जाएगा, ए बी वेक्टर, उसके बाहर मोड का सिंबल जिसे पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। सेकेंड आता है बेटा स्पोर्ट। स्पोर्ट यानी कि ये जो L है ना, L ये आपकी अनलिमिटेड लाइन है। ये जो अनलिमिटेड लाइन L है ना, यही आपकी डायरेक्ट लाइन सेगमेंट AB का क्या है, स्पोर्ट है। तीसरा बेटा सेंस, सेंस यानी कि डायरेक्शन। तो इस डायरेक्ट लाइन सेगमेंट AB की सेंस क्या है कि A से B, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, A से B। भाई अगर हम डायरेक्ट लाइन सेगमेंट ऐसे BA लिख देंगे बेटा, तो इस BA का मतलब क्या है कि हमारा इनिशियल पॉइंट तो बन जाएगा B और टर्मिनल पॉइंट बन जाएगा आपका A। तो उस केस में आपकी जो सेंस है वो क्या हो जाएगी, B से A, जबकि यहाँ पर हमने सेंस क्या ले रखी है, A से B। तो ये होता है डायरेक्ट लाइन सेगमेंट, यानी कि जो एक वेक्टर होता है ना, वेक्टर एक डायरेक्ट लाइन सेगमेंट ही होता है। हम उसके बारे में तीन बातें पढ़ते हैं। एक तो उसकी हम लेंथ निकाल सकते हैं कि इनिशियल से लेके टर्मिनल तक का डिस्टेंस क्या है। एक उसके पास जो अनलिमिटेड लाइन होती है वो उसके पैरेलल स्पोर्ट का काम करेगी, और सेंस यानी कि उसकी डायरेक्शन क्या है, इनिशियल पॉइंट कौन सा है और टर्मिनल पॉइंट कौन सा है। तो ये होता है बेटा आपका डायरेक्ट लाइन सेगमेंट। अब देखो बेटा, एक तो होते हैं स्केलर्स और एक होते हैं वेक्टर्स। स्केलर तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, फिक्स कांस्टेंट होते हैं, उन सभी के लिए कॉमन यूज नाम होता है कि आपका स्केलर। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्केलर के बारे में क्या कहेंगे, एक ऐसी क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर। जिसका अपना मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ना हो, तो वो तो क्या होती है आपकी स्केलर। अगर बात वेक्टर की करें तो एक ऐसी क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड ए वेक्टर। जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो क्या होता है बेटा, वेक्टर होता है। फिर आगे आता है बेटा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये आपको समझाया, ये वेक्टर ही था। डायरेक्ट लाइन सेगमेंट एक वेक्टर ही होता है। यानी कि अगर हम रिप्रेजेंट करने की बात करें तो मैंने जो लिखा ना ए बी वेक्टर,
ये हमने इसको रिप्रेजेंट ही कर रखा है, इसमें सारा सब क्लियर है कि इनिशियल पॉइंट ए है, टर्मिनल पॉइंट बी है, हमारी जो सेंस है, हमारी जो डायरेक्शन है वो ए से क्या है, बी है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि जो उसके बारे में आप उसकी डायरेक्शन बता सको, उसकी लेंथ निकाल सको और उसका पैरेलल सपोर्ट बता सको। यानी कि सीधा सा हम यूँ कहेंगे डायरेक्ट लाइन सेगमेंट एक वेक्टर होता है, या वेक्टर एक डायरेक्ट लाइन सेगमेंट होगा। जैसे मैंने यूँ लिख दिया पी क्यू वेक्टर, तो बेटा यहाँ पे हमारा इनिशियल पॉइंट कौन है, पी, टर्मिनल पॉइंट कौन हो जाएगा, क्यू। और अगर ऐसे पी क्यू पे हम मैग्नीट्यूड लगा दें तो ये इस पी क्यू वेक्टर के लेंथ की बात हो रही है, यानी कि इनिशियल से लेकर टर्मिनल तक के डिस्टेंस की बात हो रही है। ये था कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उसके बाद आता है बेटा नोटेट करना, नोटेशन। वेक्टर के लिए जो नोटेशन यूज होती है, नोटेशन ऑफ ए वेक्टर, उसको डिनोट कैसे करेंगे। देखो बेटा, जैसे ये हमने इसको डिनोट कर रखा है, ए बी वैक्टर है, पी क्यू वैक्टर है, ये नोटेशन के लिए यूज होगा। कई बार हम सिंगल नोटेशन भी ले लेते हैं, वेक्टर ए, यानी कि ए से बी के लिए जो ए बी वैक्टर, हम उसी की तरह सिंगल नोटेशन क्या ले लें, ए वैक्टर ले लें, बी वैक्टर ले लें। एक तो ध्यान रखो, जब भी आप वेक्टर लिखो तो उसके ऊपर आपको एरो जरूर लगानी है। अगर आप सिर्फ बोल रहे हो वेक्टर ए और यहाँ पर एरो मेंशन नहीं करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा फिर। ठीक है बेटा, वेक्टर जब भी मेंशन करते हो, जब भी लिखते हो तो उसके ऊपर आपको एरो का सिंबल जरूर लगाना है। उसके बाद आता है बेटा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये आपको पीछे बता भी दिया मैंने। मैग्नीट्यूड यानी कि उस वेक्टर की लेंथ कितनी है, इनिशियल से टर्मिनल का डिस्टेंस कितना है। अगर वेक्टर पी क्यू है तो पी क्यू के मैग्नीट्यूड को हम इस तरह से लिखेंगे। अगर वेक्टर आपका ए बी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आपका इस तरह से लिखा जाएगा। अगर हम नोटेशन की बात करें तो पीछे ए बी वेक्टर को आपने वेक्टर ए से नोटेट कर रखा है, तो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अगर हम वेक्टर ए से नोटेट करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड को कैसे लिखा जाएगा, मोड वाला सिंबल लगाएंगे, पढ़ेंगे क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ, इनिशियल से टर्मिनल के बीच के डिस्टेंस की बात हो रही है। उसके बाद बेटा बात आती है वेक्टर की टाइप्स की। वेक्टर की टाइप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लेंगे नल वेक्टर। नल वेक्टर कह दो या हम इसको जीरो वेक्टर भी कह सकते हैं, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। सुनो बेटा, उस वेक्टर को नल वेक्टर कहेंगे जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो। मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी लेंथ क्या है, जीरो। इनिशियल से कोई भी वेक्टर अगर नल वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। इनिशियल से टर्मिनल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, जीरो। बेटा इनिशियल से टर्मिनल के बीच के डिस्टेंस को तो जीरो हम तभी कह सकते हैं जब वो सिर्फ एक पॉइंट हो। यानी कि अगर मैं यूँ लिखूँ बेटा ए वेक्टर, ध्यान से सुनो, उस वेक्टर को नल वेक्टर कहते हैं जिसका इनिशियल और टर्मिनल दोनों पॉइंट सेम हो, तभी तो उसकी लेंथ जीरो होगी। यानी कि ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, पी वेक्टर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नल वेक्टर होते हैं। और अगर हम इनकी लेंथ निकालेंगे तो वो क्या आएगी, जीरो आएगी, इसलिए इसको कहते हैं जीरो वेक्टर। उसके बाद देखो सेकंड आता है बेटा यूनिट वेक्टर, इसको टिक कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। एक तो होता है बेटा वेक्टर, एक होता है यूनिट वेक्टर। वेक्टर के लिए हमेशा क्या लगाई जाती है, एरो। ध्यान से सुनो, अगर मैंने ए के ऊपर एरो लगाई तो इसे वेक्टर पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर मैंने ए के ऊपर ऐसे कैप लगा दी तो ये नोटेशन यूनिट वेक्टर की होती है। ये तो वेक्टर ए है, ये यूनिट वेक्टर ऑफ ए है। यूनिट के लिए हमेशा क्या लगेगी, कैप। अब देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना आए, 1 आए, जिसकी लेंथ कितनी आए, 1। इनिशियल से टर्मिनल का डिस्टेंस कितना यूनिट होगा, 1 यूनिट होगा, उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। अब ये तो ठीक है, यूनिट वेक्टर का मतलब तो हम यूनिटी से समझ गए, लेकिन एक यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला भी होता है। अगर वेक्टर ए आपको दे रखा है और आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। वेक्टर ए को, कोई भी वेक्टर दे रखा है,
हम यूनिट वेक्टर की बात नहीं कर रहे। कोई भी वेक्टर अगर आपको दिया और आपको उसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड। मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी लेंथ, उसका डिस्टेंस, इनिशियल से टर्मिनल तक के डिस्टेंस की बात हो रही है। तो ये होता है बेटा आपका यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला। फिर आता है बेटा इक्वल वेक्टर्स। ये भी टिक करो, ध्यान भी रखना आपको। जैसे हम सेट के बारे में पढ़ते थे, दो सेट कब इक्वल होते हैं, कब होते थे बेटा, जब उनके एलिमेंट क्या होते थे, सेम। आज हम बात करें कि दो वेक्टर कब इक्वल होंगे। जैसे बेटा एक वेक्टर हमने ले लिया ए बी और दूसरा वेक्टर हमने ले लिया पी क्यू। देखो दो वेक्टर्स को इक्वल कब कहा जाएगा, तीन कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। सबसे पहली कि उनकी जो लेंथ होगी ना, क्योंकि डायरेक्ट लाइन सेगमेंट जो वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा था उसमें हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी, उसकी लेंथ, उसकी सेंस और उसका पैरेलल सपोर्ट। अगर एक वेक्टर ए बी है और दूसरा वेक्टर पी क्यू है तो उन दोनों के इक्वल होने के लिए क्या क्या नेसेसरी है। सबसे पहली बात, दोनों की लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम। लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए बी यानी कि ए से बी का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस आपका इक्वल आना चाहिए पी क्यू के। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए, दोनों के इनिशियल से टर्मिनल तक का जो डिस्टेंस है वो क्या आना चाहिए, सेम। दूसरी कंडीशन हम क्या चेक करेंगे, दोनों की जो सेंस है या यूँ कहें डायरेक्शन भी क्या हो, सेम। जैसे यहाँ ए से बी है, पी क्यू वेक्टर में डायरेक्शन क्या है, पी से क्यू है। और तीसरा था बेटा सपोर्ट, पैरेलल सपोर्ट। जो हमारी अनलिमिटेड लाइन होती है, जैसे ये लाइन हमने ली कि जो अनलिमिटेड लाइन है ना वो आपके इस डायरेक्ट लाइन सेगमेंट के पैरेलल सपोर्ट का काम करती है। तो दोनों का जो पैरेलल सपोर्ट होगा ना वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब इन दोनों वेक्टर्स को क्या कहा जाएगा, इक्वल। यानी कि एक वेक्टर के बारे में हमने जो तीन बातें पढ़ी थी, अगर दोनों वेक्टर के लिए वो तीनों कंडीशन सेम हैं तो उन दोनों वेक्टर्स को क्या कहा जाएगा, इक्वल। दो वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब उनकी लेंथ सेम, उनकी डायरेक्शन सेम और उनका पैरेलल सपोर्ट सेम। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, इसका आगे यूज भी होगा। उसके बाद अगला आता है इसकी टाइप में ही को इनिशियल वेक्टर। अब देखो इसके तो नाम से ही लग रहा है को इनिशियल यानी कि जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो। जैसे मैंने लिख दिया बेटा एक तो ए बी वेक्टर, इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, ए। एक मैंने लिख दिया ए सी वेक्टर, तो ए बी और ए सी दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो इन दोनों को क्या कहा जाएगा, को इनिशियल वेक्टर। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट आता है, एक होता है लाइक और एक होता है अनलाइक। दो वेक्टर को लाइक वेक्टर कब कहा जाएगा, जब डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। और दो वेक्टर्स को अनलाइक कब कहा जाएगा, जब डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। तो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स तो लाइक होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन वाले जो वेक्टर होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, अनलाइक वेक्टर। नेक्स्ट आता है बेटा कोलिनियर वेक्टर। देखो कोलिनियर वर्ड आपने पीछे पढ़ा हुआ है, तीन पॉइंट्स के कोलिनियर होने का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन पे लाई करना। जैसे यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। जब तीन पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो उन्हें कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। अब बात हो रही है बेटा कोलिनियर वेक्टर की, कि वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर कब कहा जाएगा, जब दो या दो से ज़्यादा वेक्टर जो है ना वो क्या हो भी, सेम लाइन पे लाई करें। यहाँ पे बात पॉइंट की थी, यहाँ पे बात किसकी है, वेक्टर की है। जब दो या दो से ज़्यादा वेक्टर एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो उन वेक्टर्स को क्या कहा जाता है, कोलिनियर वेक्टर। लेकिन इसका यूज इस तरह से नहीं होता, इसमें आपको नीचे लिखे में बुक में लिखा हुआ मिलेगा, उसको अंडरलाइन भी कर लेना। देखो बेटा जैसे एक वेक्टर आपके पास ए बी है, दूसरा वेक्टर आपके पास बी सी है या पी क्यू है। अब देखो ये जो पॉइंट्स की कोलिनियरिटी थी ना, ये हम तीन तरह से प्रूव करते थे। +1 में भी हमने पढ़ा था 3D के अंदर। पहला तो क्या कि तीन पॉइंट को हम डिस्टेंस फॉर्मूले से भी कोलिनियर दिखाते थे। जैसे यहाँ से ए बी, बी सी और ए सी डिस्टेंस निकालें, कोई भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर आ जाए तो डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या होता था, कोलिनियर होता था। ये बेटा स्लोप के कंसेप्ट से भी कोलिनियरिटी शो की जाती है।
एक तीसरा होता है आप ट्रेंगल का एरिया निकाल लो और अगर वो एरिया 0 आ जाता तो पॉइंट क्या हो जाते हैं, कोलिनियर। ये तो बात थी बेटा पॉइंट्स के कोलिनियर होने की। अब यहाँ पे बात आती है कि दो वेक्टर अगर कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं, तो वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के बराबर होंगे। ये जरूरी है। ए बी वेक्टर अगर बी सी वेक्टर के कोलिनियर है तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के बराबर होंगे। वो स्केलर आपका लैम्डा हो सकता है, टी हो सकता है, एम हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी हो। लेकिन यहाँ पे अगर ए बी वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी वेक्टर है तो ए बी और बी सी को कोलिनियर वेक्टर कहा जाएगा। एक ही लाइन पे क्या कर रहे हैं, लाई। देखो बेटा एक तो वर्ड आएगा पैरेलल का और एक वर्ड आएगा कोलिनियर का। डिफरेंस सुनो। देखो एक वेक्टर अगर मैंने ए बी लिया, दूसरा वेक्टर मैंने पी क्यू लिया। अगर दो वेक्टर ए बी वेक्टर अगर पी क्यू के पैरेलल है तो ए बी वेक्टर स्केलर मल्टीपल ऑफ पी क्यू लिखा जाएगा। यहाँ पर भी हम स्केलर मल्टीपल की बात कर रहे हैं और यहाँ पर भी हम स्केलर मल्टीपल की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ए बी और पी क्यू को सिर्फ पैरेलल कहा जाएगा और यहाँ ए बी और बी सी को कोलिनियर कहा जाएगा। सबसे पहली बात तो डिफरेंस ये है कि पैरेलल और कोलिनियर में समझो आप, कोलिनियर वेक्टर हमेशा पैरेलल होते हैं लेकिन पैरेलल वेक्टर कोलिनियर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ देखो ए बी और पी क्यू अगर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के बराबर हैं तो इनको पैरेलल कहेंगे। पैरेलल कब कहते हैं, जब वो स्केलर मल्टीपल के बराबर तो हो लेकिन कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो। पैरेलल का मतलब तो यही है कि उन दोनों का कॉमन पॉइंट कोई भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब दो वेक्टर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होने के साथ साथ कोई पॉइंट भी अगर कॉमन है तो वो क्या होते हैं, कोलिनियर। अब आपसे पूछा जाए क्या ए बी और बी सी पैरेलल होंगे, तो बिल्कुल होंगे। अगर कोलिनियर हैं तो पैरेलल जरूर होंगे, लेकिन पैरेलल वेक्टर कोलिनियर हो ऐसा जरूरी नहीं है। दो वेक्टर अगर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के बराबर हैं, जैसे मैंने लिख दिया वेक्टर ए बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। जैसे लगा लो ए बी के लिए नोटेट कर रहे हैं हम वेक्टर ए से, बी पी क्यू के लिए नोटेट कर रहे हैं वेक्टर बी से। जब दो वेक्टर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के बराबर हैं तो वो पैरेलल जरूर होते हैं, लेकिन कोलिनियर तब होंगे जब उनमें पॉइंट कॉमन हो। तो आपको ये डिफरेंस भी रखना है और दोनों ध्यान रखने हैं कि पैरेलल में हमें क्या देखना होता है और कोलिनियर के अंदर हमें क्या देखना होता है। उसके बाद आता है बेटा कोप्लेनर। देखो इसके नाम से ही लग रहा है कोप्लेनर, क्या, जो एक ही प्लेन में लाई करे उन वेक्टर्स को कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं, जो सेम प्लेन में लाई करे। सिर्फ इतना ही देख लो इसमें। फिर आता है बेटा इसमें आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, लोकलाइज्ड वेक्टर की है, फ्री वेक्टर की है। तो लोकलाइज्ड तो वो होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स कर दिया जाता है, फ्री वेक्टर वो होते हैं जिनके इनिशियल पॉइंट को फ्री कर दिया जाता है। उसके बाद आता है वेक्टर का नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। देखो जैसे हमारे पास एक वेक्टर ए है, उसके नेगेटिव को इस तरह से डिनोट किया जाएगा, उसके आगे माइनस साइन लगा दो। लेकिन यहाँ नेगेटिव का मतलब क्या होता है, उसकी डायरेक्शन को क्या करना, अपोजिट करना। अगर एक वेक्टर मैंने ए बी लिया और दूसरा वेक्टर मैं बी ए ले रही हूँ तो बी ए वेक्टर ए बी वेक्टर का नेगेटिव है, क्योंकि हमने यहाँ पे उसकी डायरेक्शन बदल दी, इनिशियल को बना दिया टर्मिनल और टर्मिनल को बना दिया इनिशियल। यानी कि ए बी वेक्टर जो है वो बी ए वेक्टर के नेगेटिव के बराबर होगा। तो यहाँ नेगेटिव का मतलब होता है वेक्टर की डायरेक्शन क्या करना, चेंज करना। उसके बाद आता है बेटा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी पोजीशन कोई ले ले, हमारी जगह कोई काम करने लग जाए, उसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। जैसे बेटा ओ हमेशा ओरिजिन के लिए लेते हैं। एक हमने पॉइंट ले लिया ए, अगर मैं ओ ए वेक्टर लिखूँ तो ओ ए जो वेक्टर है ना वो ए का पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे ओ हमेशा किसके लिए है, ओरिजिन के लिए। जब आपका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है, देखो ओ ए वेक्टर है, ओ बी वेक्टर है, तो ओ ए वेक्टर वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर है, ओ बी वेक्टर है वो वेक्टर बी का क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो ये मतलब होता है यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का। देखो बेटा ये सारी वेक्टर की टाइप थी, इसमें 2 या 3 आपकी मेन है। एक तो आपका नल वेक्टर, वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यूनिट वेक्टर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हम जब थर्ड एक्सरसाइज करें तो उसमें यूनिट से रिलेटेड कम से कम 7-8 क्वेश्चन आएंगे।
दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है पता होना, चेक कर पाना कि इक्वल है या नहीं है, या इक्वल दे रखे हैं तो हम क्या कंडीशन लेके चल सकते हैं, इक्वल दिखाना है तो फिर हमें क्या क्या चेक करना पड़ेगा। उसके बाद हमने जो पैरेलल और कोलिनियर के बारे में पढ़ा। कोलिनियर वेक्टर हमेशा पैरेलल होते हैं, पैरेलल वेक्टर कोलिनियर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर वेक्टर पैरेलल हैं तो वो सिर्फ एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के बराबर होते हैं, लेकिन अगर वेक्टर कोलिनियर हैं तो वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के बराबर होने के साथ साथ उनमें एक पॉइंट कॉमन भी होगा, क्योंकि कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे क्या करना, लाई करना। तो ये इसकी कुछ डेफिनेशन थी जो आपको अच्छे से करनी है।